अंग्रेजों द्वारा दी जा रही उत्पीड़ना बढ़ती जा रही है। हम अपनी ही मातृभूमि में बंधुए हो गए हैं। आज हम भुखमरी, उत्पीड़ना और उनकी दमनकारी कठोर आर्थिक नीतियों से सताए जा रहे हैं। राजाओं का आधिपत्य अब नहीं रहा। अब जमींदारों के माध्यम से अंग्रेजों का आतंक जनता को और प्रताड़ित कर रहा है। इसी पीड़ित और असहाय जनता की कराहटों ने हम साथियों को प्रेरित किया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम को अपना लें। श्री कृष्ण ने कहा है, न्याय करने वाले से बड़ा पापी न्याय सहने वाला होता है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है, हम अपने शास्त्रों को रख शस्त्र उठा लें। मैं फिर से भारत माँ के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। हम सब मिलकर एक नए सवेरे का स्वागत करेंगे, जहाँ पर हमारी भारत माँ अपने असली स्वरूप में मुस्कुराएगी। वंदे मातरम! वंदे भड़क उठी थी। हर युवक के मन में एकजुट होकर भारत माँ के लिए लड़ने और एक नया सवेरा देखने की इच्छा ने जन्म ले लिया था। आजादी की इच्छा लोगों के मनों में अलग अलग जगह और अलग अलग समय पर उठ रही थी, परंतु इसमें चिंता की बात ये थी कि उनमें एक देश का बोध नहीं था। एक चिंगारी को हल्के हवा के झोंके से बुझाया जा सकता है, परंतु एक मशाल को बुझाना उतना ही मुश्किल होता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने उन चिंगारियों से एक मशाल बनाई। सदियों से बिखरे हुए भारतीय जो भाषा, प्रांत, जाति और धर्म में बटे थे, उन्हें एकजुट कर भारतीयता के सांचे में ढाला। उन्हीं दिनों 1920 के दशक में आजादी के महायज्ञ में अपना योगदान देने एक नवयुवक आया, जिसका योगदान अतुलनीय रहा, और वो था राष्ट्रपुत्र सुभाष चंद्र बोस। पहली प्रेरणा उनकी माँ थी। उनकी माँ ने उन्हें सनातन से जोड़कर रखा, जिसके चलते बचपन से ही उनमें देसी पहनावा। मुद्दा बहुत ही गंभीर है तिलक जी। मेरे बिना ही चर्चा शुरू कर दी क्या? आइए नायडू जी, बैठिए।
के फैसले से सहमत है। किस फैसले से? नायडू जी, वैसे तो मैं गांधी के हर फैसले से सहमत हूँ, पर ब्रिटिशर्स की सेवा में भारतीयों को भर्ती करने के गांधी के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ने के बजाय उनकी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। इनको लगता है कि हिमायती बनकर ये अंग्रेजों का रुख नरम कर लेंगे। गांधी जी ने देश को एकजुट तो कर लिया है, पर क्या आगे चलकर उनके तरीके देश को आजादी दिलाने के लिए काफी रहेंगे? पर गांधी का प्रयास है कि वह भारत को समान अधिकार दिला सके, जो अब ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड में हासिल है वो और भारतीयों को भी मिले, और भारत भी इंग्लैंड की तरह विकसित हो। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजों ने अपने विकसित तकनीक और आधुनिक उद्योग से अपने नागरिकों को सुविधाएं दी है, और यह भी मानता हूँ कि वो आधुनिक उद्योग हम भारतीयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों ने यह सब हमारे देश से लूटे धन के सारे अर्जित किया है। हमें उनके जैसा नहीं बनना। हमें तो भारत की सांस्कृतिक आजादी चाहिए। हम अपनी नियति स्वयं निर्धारित करेंगे। और रही बात आजादी की, तो आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, हमें आजादी चाहिए, कोई समझौता नहीं। और मेरा तो मानना है कि हमें अपने भारत के प्रति ईमानदार और प्रगतिशील होना चाहिए। वैसे भी ये गांधी जी की गरीबी को निभाना जनता को बहुत महंगा पड़ रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड के बाद सत्याग्रह कितना ही उपयुक्त है। बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लेकिन अंग्रेजों ने तो ये खबर भारत के किसी भी हिस्से तक नहीं पहुंचने दी, और इतना ही नहीं, मौत का सरकारी आंकड़ा तक झूठा बताया है। सत्याग्रह और अहिंसा से केवल समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु हमारी मांग केवल समान अधिकार की नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज की होनी चाहिए। और जब तक महिलाएं भी इस ब्रिटिश राज के खिलाफ सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगी और पुरुषों के बराबर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक हम भारत के सितारे को उभरता हुआ नहीं देख पाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। वैसे तुम इतने चुप क्यों खड़े थे? What's your name, gentleman? इनका नाम सुभाष चंद्र बोस है और ये आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आईसीएस बन भी गए तो भारत की मदद कैसे करोगे? या फिर तुम भी ब्रिटिश राज की सेवा करना चाहते हो? देश के लिए कुछ करना ही है तो भारत वापस लौट जाओ। आप सब विद्वानों की वार्तालाप सुन और अंग्रेजों की सच्चाई जानने के बाद मेरा मन भी उनसे जुड़ने का नहीं। गांधी जी की अहिंसा ने हमें जोड़ तो दिया, परंतु पूर्णतः आजादी के लिए हम युवाओं को संगठित होना होगा और साथ ही साथ नारी शक्ति को भी जागृत करना होगा। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आधुनिक तकनीक तथा भारी उद्योगों को बढ़ावा देकर सुदृढ़ करना होगा, और इन संघर्षों के लिए जो आहुति लगे मैं सुभाष उसके लिए तत्पर रहूंगा। खुशी होगी कि मेरा आईसीएस में चयन हुआ है, पर मेरे जैसे मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए जो हर रोज देश के संघर्ष से अवगत हो रहा है और ये जान रहा है कि देश की वास्तविक हालत अंग्रेजों ने कितनी खराब कर दी है, क्योंकि यहाँ विद्वानों की बातें सुन और अंग्रेजों की सच्चाई जानने के बाद मेरे लिए अंग्रेजी शासन की सेवा करना संभव नहीं है। आनंद मठ से प्रेरित होकर मैं भी भारत माँ की संतान की तरह माँ के चरणों में अपनी सेवा अर्चना अर्पित करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ
पिता की इच्छाओं का पालन करूं या फिर अपने अंतर्मन की सुन भारत लौट आऊं। फैसला कठिन है पर तुम्हारा है। ये अंग्रेजों की गुलामी तुम्हें कचोटती है, पर अब बस इतना कहूंगी कि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। भारत माँ को हमारे योगदान की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है तुम उसके लिए तत्पर रहोगे। बहुत प्यार। 22 अप्रैल 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ एडमंड मॉन्टेग्यू को प्रोबेशनल लिस्ट से अपना नाम खारिज करने के लिए पत्र लिखा और साथ ही साथ अपने भाई शरद चंद्र बोस से कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि माँ का पत्र पढ़कर मैं कितना खुश हूँ। मानो माँ ने मेरे मन से एक बोझ हटा दिया। ये पत्र मेरे लिए खजाने से बढ़कर है। सुभाष चंद्र बोस ने साथ ही साथ 2 पत्र और लिखे, एक देशबंधु सीआर दास को और दूसरा महात्मा गांधी को। पत्रों में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनसे मिलने के लिए प्रार्थना की। सन 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत पहुंचते और सबसे पहले मिलने महात्मा गांधी जी से मणि भवन जाते हैं। आगे लिखो। अंग्रेजों को हमारे इस पत्र का जवाब जल्द से जल्द देना। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बापू, आपसे मिलने सुभाष आए। उनको सम्मान सहित अंदर लेकर आओ। धन्यवाद। जाओ, इसे भिजवा दो। बाबू, कैसे हो सुभाष? आपके सम्मुख इस विदेशी लिबास में मैं खुद को बहुत असहज पा रहा हूँ। प्रसन्नता हुई यह जान तुम मुझसे मिलने के लिए इतने आतुर थे कि विदेश से आते ही यहाँ चले आए। बैठो सुभाष। जो तुम ICS की नौकरी छोड़कर देश की सेवा करना चाहते हो। बापू, मुझे इंग्लैंड जाकर ही यहाँ की वास्तविकता का पता चला। अब मैं उनके हित में कार्य नहीं कर सकता और आप ही से मुझे ये प्रेरणा और अपनी माँ से इस फैसले को लेने का हौसला मिला है। प्रेरणा और हौसला इस परियोजना के लिए काफी नहीं है सुभाष। जी जानता हूँ, इसीलिए आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा लेकर आया हूँ। अच्छा लगा यह जानकर कि आज के युवाओं के पास सवाल है। मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए जिसे मालूम न हो कि हम क्या करें, बल्कि वो साथी चाहिए सहजता और धीरज के साथ इस लड़ाई में समझ बूझ कर हमारा साथ दे। पूछो सुभाष, तुम
क्या पूछना चाहते हैं? बाबू, आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ कि इन अंग्रेजों से भारतीयों को आजादी कैसे मिलेगी? सत्याग्रह और अहिंसा से। और बापू, कितने समय में? मुझे पूर्ण विश्वास है अहिंसा तथा असहयोग से अंग्रेज विवश हो जाएंगे। और मेरा मानना है हमें साल भर में आजादी मिल जाएगी। और बापू, ऐसे तो कोई संकेत प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहे हैं। ये अंग्रेज भारतीयों के प्रति कठोर है, मतलब दमन में निपुण। और अगर हमें 1 साल में भी आजादी नहीं मिली तो हमारी अगली योजना क्या होगी? पानी भी पत्थर को काट सकता है सुभाष। मेरे तरीके धीरे ही सही पर कारगर हैं। और मुझे विश्वास है हमें जल्द ही कोई न कोई उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। और बापू, हमें उपयुक्त परिणाम नहीं, आजादी चाहिए। और आजादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। अहिंसा अंग्रेजों को बंदूक फेंकने पर मजबूर कर दे। और जलियांवाला बाग तो कुछ और ही बयां कर रहा है। सुभाष, अगर तुम मुझसे प्रभावित होकर भारत आ सकते तो अंग्रेज भी तो भारत छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें कलकत्ता जाना चाहिए और वहां जाकर चितरंजन दास से मिलना चाहिए। उनके संरक्षण में कांग्रेस से जुड़ो। मुझे विश्वास है तुम जैसे युवा भारत की आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। और निराश कर दिया, पर निराशा केवल मनों में नहीं। और इसीलिए गांधी जी के निर्देशानुसार वे कलकत्ता जाकर देशबंधु से मिले और उनके तत्वाधान में कांग्रेस से जुड़ गए। चितरंजन दास के उदार व्यक्तित्व और तीक्ष्ण बुद्धि ने बोस को अत्यंत प्रभावित किया। वे अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिले थे और इसीलिए उन्होंने देशबंधु चितरंजन दास को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। दादा, यंग मैन, आ गए कोलकाता वापस? जी। चाय खावे? जी खावे। ले दादा, दूरी चाय। तुम्हारा पत्र मिला सुभाष, खूब सोच विचार कर लिया है ना? जी। देश सेवा की राह पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान होता है बोस बाबू। किंतु एक बात है, इसमें संकोच की कोई कमी नहीं होती। वही संतोष तो मुझे चाहिए। और दादा, तुम्हारे लिए मेरे पास तत्काल कई काम है, किंतु इसके बारे में मैं तुम्हें अपनी अगली बैठक में बताऊंगा। मेरा मानना है कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए और अंग्रेज बिना संगठित संघर्ष के हमें यह हासिल करने नहीं देंगे। तो संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी और संघर्ष हम मिलकर करेंगे। जी दादा। न्यूज़पेपर की तरफ से आज की ताजा खबर, 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 बोल रहे न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बोल रहे न्यूज़पेपर। वो
जोश को अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और बंगाल प्रदेश का सचिव बनाया गया। सीआर दास, विठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सुभाष शामिल होंगे स्वराज पार्टी में। सीआर दास ने सुभाष को कोलकाता नगर निगम के मुख्य अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया। 24 साल की अल्पायु में सुभाष बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रभारी नियुक्त किए गए। और सीआर दास द्वारा शुरू किए गए फॉरवर्ड अखबार का संपादन भी देखेंगे सुभाष। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मांडले जेल भिजवा दिया और दुर्भाग्य से उन्हें टीबी हो गया। पर जेल की सलाखें और बीमारी की बेड़ियां उनके जोश को बांध न सकी। ये नारा है, पूजा का हक हमारा है। सबका ये नारा है, पूजा का हक हमारा है। मांगे अपना हक, नहीं ये एहसान तुम्हारा, पूजा का अधिकार हमारा। ये अंग्रेजी जेल इस गलतफहमी में ना रहे कि वो हमें हमारे हक से वंचित रख सकती है, और अगर वो गलतफहमी में है तो हम उनकी गलतफहमी दूर कर देंगे। मैं आप सबसे ज्यादा दीवारों से कान लगाए खड़े अंग्रेजी अफसरों को याद दिला दूं कि ये हमारा अधिकार है। हम उनसे कोई खराब नहीं मांग रहे। वो क्या कह रहे थे जब उनसे हमने दुर्गा पूजा आयोजित करने की मांग की कि जेल के कैदियों को यह सब त्योहार मनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या ईसाई धर्म के कैदियों ने क्रिसमस मनाने की अनुमति नहीं? उन्हें अनुमति देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह अन्याय हमारे साथ क्यों? क्या ये हम सहेंगे? जी नहीं, हम नहीं सहेंगे। तो क्या आप सब इस बदमाश के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लोगे? जी हाँ। अब सबका ये नारा है, पूजा का हक हमारा है। हम सबका ये नारा है, पूजा का हक हमारा है। हम सबका ये नारा रही तो कैद का जीवन इतना कठिन नहीं होगा। उनकी सजा सन 1927 में समाप्त होती है। जेल से निकलकर वे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की भूमिका निभाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अरे पंडित जी, मैंने सुना आपने जेल में भी आंदोलन जारी रखा। भाई आपके द्वारा लगातार किए जा रहे आजादी के आंदोलन की खबर भला सुभाष कैसे चुप बैठ जाता, और मुझे कहीं ना कहीं डर भी था कि मैं जेल से बाहर आ जाता और तो प्रैक्टिस ना हो जाऊंगा। बैठिए बैठिए पंडित जी बैठिए। कैसे हो अब आपकी तबीयत कैसी है? भाई आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए बीमारी कोई मायने नहीं रखती। बहुत खूब। आपकी आउट ऑफ प्रैक्टिस वाली टिप मैं भी याद रखूंगा। फिर से बुलावा आ गया। फिलहाल तो नहीं, लेकिन जिस तरह हम अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे, शायद अगली जेल यात्रा दूर नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। वैसे पंडित जी एक बात कहूं, बुरा ना मानिए, मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप में बनी है रिपोर्ट, भाई मुझे इस पे सख्त एतराज है। इस पर आपको ही नहीं, मुझे भी एतराज है। गांधी ने सबको जागरूक और एकजुट तो कर दिया, पर हमें समझौता नहीं, हमें पूरा स्वराज चाहिए। बिल्कुल, हम ये सौदेबाजी हरगिज कबूल नहीं कि जिसमें भारत ब्रिटेन का डोमिनेट हो। मैंने तो मन बना लिया है, लाहौर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखूंगा। पंडित जी, मेरा पूर्ण सहयोग आपके साथ है। नदी के तट पर भारत का ध्वज फहराया और भारतवासियों से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने को कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया और 1931 में गांधी इरविन समझौते के चलते रिहा कर दिया गया। इसी समय उन्हें कोलकाता में मेयर के रूप में चुना गया और फिर से जेल की हिरासत में ले लिया गया और विदेश जाकर अपना इलाज करवाने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। वहां से रिहा होकर वह सीधे वियना पहुंचे और वहीं अपना इलाज करवा रहे विठल भाई पटेल से बहुत प्रेम से मिले। संयोग से उसी समय गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। यह
भाई पटेल और सुभाष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने गांधी जी के निर्णय के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की और उन्हीं दिनों उन्हें पब्लिशर ने एक किताब लिखने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए उन्हें एक राइटर की जरूरत थी, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात एमिली शेंकिल से हुई। उन्हें अंग्रेजी और जर्मन का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिनकी राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत नियुक्त कर दिया और अगले ही दिन काम पर आने को कहा। आप ये पुस्तक क्यों लिख रहे हैं? इस पुस्तक को लिखने के मेरे 3 मुख्य उद्देश्य हैं अमिली जी। लीजिए चाय लीजिए। हाँ जी, इस पुस्तक को लिखने के मेरे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह भारत की स्वाधीनता संघर्ष का एक संकलन है। और दूसरा, यह भारतीय और विदेशी पाठकों के भारत की प्राचीनतम तथा सुदृढ़ संस्कृति को जानने का एक माध्यम बनेगा। और तीसरा, कि भारत में अनेक अपराध और भारतीय हो, भले ही मुसलमानों ने हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाया, फिर भी भारत को अपना घर बनाया। तो आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं? ब्रिटिशर्स ने हम पर नया धर्म, नई संस्कृति और नई सभ्यता को थोपा, जबकि मुसलमानों ने लोगों के आम सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वो तो हिंदुओं के सुख दुख के सहभागी बने। ब्रिटिशर्स के लिए भारत कोई उनका घर नहीं, केवल व्यापार हेतु बाजार ही तो है। ब्रिटिश प्रभुत्व को भारतीयों ने नकार दिया, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह। भारत का हिंदू सहिष्णु है तथा सर्व धर्म में मान्यता रखता है। पराधीनता भारत को स्वीकार। आपके विचार में भारत में पहले भी कभी लोकतंत्र था? बिल्कुल, भारतीय इतिहास में स्पष्ट कि सरकार के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक रूप प्राचीनतम भारत में मौजूद थे, और तभी नहीं अब भी प्रशासनिक फैसले पंचायत पर ही तो आधारित हैं। अब भारत को स्वतंत्रता कब मिली? एमिली जी, हर युग की शुरुआत एक अधिक तथा नई बौद्धिक शक्ति तथा बेहतर सैन्य कौशल रखने वाले लोगों द्वारा तो की गई, और हम भारतीयों में बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं। बस मेरा ध्येय उस लुप्त सैन्य कौशल को ढूंढना है, और समय आने पर एमिली जी, मैं अपने देशवासियों की एक प्रबल सेना गठित करूंगा। शुरुआत बहुत अच्छी। काम पर हूँ, और आपकी राइटिंग मेरा स्पीड? फोन नहीं उठा रहा है, आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उसको कॉल कर लो। The Indian Struggle। इस किताब का लेखन सन 1934 में पूरा होता है, पर इसके बाद भी उनका संपर्क एमिली शेंकिल से बना रहता है, जिसके चलते वे अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं और जेल के कई किस्से एमिली को पत्र में लिखते हैं। 4 दिसंबर सन 1934 सुभाष अपने बीमार पिता से मिलने भारत वापस आते हैं, परंतु उनके भारत पहुंचने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वे भारत छोड़ देंगे। सन 1935 में
सुभाष की किताब प्रकाशित होती है, पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाती है। वे शर्त के अनुसार यूरोप लौट जाते हैं। सन 1937 में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है। उसके बाद सन 1938 में सुभाष को हरिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद सुभाष प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। फ्रेम में आ रहा है की अध्यक्षता में सावरकर जी, आपसे मिलने सुभाष आए। पाठवा। नमस्कार सावरकर जी। नमस्कार सुभाष, आइए बैठिए। नहीं, आपने पार्टी में अंतर्विरोध के चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भाई लगता है आपने आज का अखबार पढ़ लिया। भाई मैंने तो वो अखबार भी पढ़ा था जिसमें लिखा था कि गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और गांधी जी का तो यहाँ तक मानना था कि वह पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि उनकी स्वयं की हार। वैसे मैं टैगोर से पूरी तरह सहमत हूँ। गांधी जी ने जो कुछ भी किया वो कांग्रेस पार्टी के हित में हो सकता है, परंतु देश हित में कतई नहीं। जी। वैसे ये साहस दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सावरकर। वैसे मैं यहाँ आने से पहले कलकत्ता गया, वहाँ के स्मारक में ब्रिटिश मूर्तियों को हटाने के लिए जिन्ना से मिले। सुभाष, तुम जानते हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का एक मुख्य कारण भारतीय राजनीतिकों का अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों का पर्याप्त इस्तेमाल न करना रहा। इसलिए मेरी तो तुम्हें यह सलाह है कि यहाँ रहकर अपना वक्त बर्बाद न करो और देश से बाहर जाकर वहाँ जापान और जर्मनी में जो हमारे भारतीय सैनिक कैद हैं उनको मुक्त करवाकर एक भारतीय सेना का गठन। वहाँ रास बिहारी बोस तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। क्या हो क्या है इसमें? फोकस मेरा ये भी मत है सावरकर जी कि हम हिंदू और मुसलमानों को साथ मिलकर लड़ना हो। बाकी आपके इस सुझाव को मैं याद रखूंगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर देश में भारतीय नागरिकों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करता रहूंगा, जिससे कि समय आने पर वो अपनी बंदूकों का रुख उन्हीं अंग्रेजों की ओर मोड़ सके। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया जाता है, जिसके बाद वे अंग्रेजी सैनिकों को चकमा देते हुए एक पठान के वेश में वहां से निकल जाते हैं। गोमो स्टेशन से पेशावर और वहां से एक इटालियन काउंट के वेश में वे मॉस्को पहुंचते हैं। सहायता नहीं मिलती, इसीलिए वे प्लेन से जर्मनी पहुंचते हैं और वहां पर जर्मनी के कई उच्चाधिकारियों और मई 1942 में हिटलर से भी मिलते हैं। जर्मनी में अपने प्रवास के दौरान सुभाष बर्लिन में अपने बात भारतीयों तक पहुंचाने के लिए आजाद हिंद रेडियो और साथ ही साथ फ्री इंडिया स्टेशन की स्थापना करते हैं। 4500 सैनिकों की एक टुकड़ी का गठन करते हैं, जिसे भारतीय सेना के रूप में जाना जाता है। 1942 में ही जर्मन भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों और जर्मन में भारत के लिए काम कर रहे विशेष ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की सम्मानजनक उपाधि प्रदान करी जाती है।
असली हिटलर को बुलाइए। He wants you to call the real Hitler. असली हिटलर को बुलाइए। He wants you to call the real Hitler. असली हिटलर कौन है? अभी आएगा। कट्टर था वो आदमी तो पूरी जर्मनी मार रखी। मैंने आपको बता देता जब लोकेशन भेज दिए, लोकेशन तो भेज दिए आपने, मुझे टाइमिंग बताई थी सर अब निकाल दूँगा उनको भाई सबको। How did you recognize me? आपको ये कैसे पता चला कि वह असली हिटलर नहीं थे? कभी भी हिटलर पहले हाथ तो नहीं मिलाए। Hitler never shake hands first. I didn't imagine any Indian to look this way. मैं आपकी समझ की सराहना करते हैं और आपसे यहाँ आने की वजह जानना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी जीवनी में भारतीयों को जो नीचा दिखाया है, मैं चाहता हूं कि उसमें सुधार करें। He is thanking you for your support for Indian troops and Azad Hind Radio. He hopes that you will continue to support since enemy of our enemy is a friend. Ask him, what can I do for him? वह आपके सुझाव पर विचार कर अपनी जीवनी में सुधार करने का सोचेंगे। आप और क्या चाहते हैं? इतनी दूर सिर्फ किताब के लिए तो नहीं आए होंगे। मैं चाहता हूं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अफगानिस्तान के रास्ते आक्रमण करने में ये हमारी सहायता करेंगे। I am here to ask for the help in the fight against our common enemy, Britain. We can start with the release of all Indian prisoners of war who will fight along your army through Afghanistan. The plan is good, but route to India is very long. We have done feasibility study on Operation Tiger, but it doesn't seem viable. Due to our logistical line, he should go to Japan. They have invited him, and their logistical line is more favorable. We should
attack Britishers in India from the east. हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी, परंतु ऐसा करना हमारे ऑपरेशन टाइगर के संभवतः दिन को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। हमारा सुप्रचलन तंत्र इसकी आज़ादी नहीं देता। आपको जापान की मदद लेनी चाहिए। वह भारत से नजदीक है, अतः उनके लिए ऐसा करना संभव है। के बाद थोड़े निराश थे। सेना पर तो जापान का हमला हो चुका था और कब्जा भी हो गया। अंग्रेजों की बड़ी हार। नेताजी ने तुरंत जापान जाने का फैसला किया। जर्मन सबमरीन के द्वारा वे मेडागास्कर गए और वहां से जापानी सबमरीन I-20 के जरिए वे अपने एक साथी के साथ पहुंचे। इनकी यात्रा बड़ी कठिन थी। वह बड़े कमजोर भी हो गए, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। रास्ते में हबीबुर रहमान से वार्तालाप के दौरान जय हिंद की उत्पत्ति हुई। प्रधानमंत्री से कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है, कैसे बंदी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद सेना में भर्ती करके उनके पूर्व सैनिकों के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करना है, और कैसे आजाद हिंद सेना में स्त्रियों की बटन खड़ी करनी है। जापानी पनडुब्बी के कप्तान ने सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत किया। जापान पहुंचते ही उन्होंने एक योजना बनाई और प्रधानमंत्री से मिलने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री टोजो बड़े ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रधानमंत्री टोजो से मिलने के लिए दरखास्त लगाई और प्रधानमंत्री टोजो ने सुभाष चंद्र बोस जी से ये कहा, जापानी सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हम भारतीय भारत को स्वतंत्र करने की लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे सैनिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश दिलाने में हमारी सहायता करें। भारत परमा की सरहद इसके लिए उपयुक्त रहे। हमें आपकी सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो। आपकी सरकार हमारे यातायात हथियारों में जो कुछ खर्च करेगी, हमारी सरकार भारत के स्वतंत्र होने के बाद धन्यवाद सहित आपको वस्तु वापस कर देगी। मनुष्य के जीवन में आजादी से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। और हाँ, जहां भी हम लड़ाई जीतेंगे वहां पर जापान का नहीं भारतीय झंडा फहराया जाएगा। आपकी हर सहायता के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। 16 जुलाई 1943 जापान की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी को एक खत मिला। इसमें लिखा था, जापान सरकार की तरफ से आपको हर मदद संभव करी जाएगी और इसका जापानी सरकार। हबीब, पत्रकार सम्मेलन बुलवाओ। इन अंग्रेजों से जंग का ऐलान करने का वक्त आ गया है। 4 जुलाई 1943 रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर से जापान पहुंचने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सेना का कमान सौंप दी गई और नेताजी को स्वाधीनता आंदोलन का नेता बनाया गया। अगले ही दिन नेताजी ने पूरी दुनिया में INA की घोषणा की और दुनिया को ये उद्देश्य दिया, चलो दिल्ली। नेताजी का अगला कदम महिला रेजिमेंट का गठन करना था। उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट की घोषणा 12 जुलाई को की और इसकी कमान
1940 में छोड़ दो हम लोग डॉक्टर स्वामीनाथन को दी गई और उनको इसका कमांडर बनाया गया। नेताजी, जय नेताजी, एक सवाल पूछना था। जी। आपने महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी ही क्यों चुना? किसी अंग्रेजी अफसर ने मुझसे कहा कि 1857 के महासंग्राम में केवल एक ही मर्द था, झांसी की रानी। अतः मैं चाहता हूं कि महिलाओं की एक इकाई मौत को मात देने वाली महिला रेजिमेंट हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। नेताजी, मेरे पिताजी आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने ही मुझे इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। मुझे गर्व है कि आज मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूँ। मैं अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हूँ। नेताजी, 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 ये लीजिए मेरे जीवन भर की जमा पूंजी, इस देश की लड़ाई के लिए हमारा योगदान। पर राष्ट्र को इसकी नहीं, इसकी जरूरत है। जी नेताजी, हमारा ये योगदान स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। नेताजी, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। बोस ने वहां पर आजाद भारत का ध्वज फहराया, जिनका आदर्श वाक्य था एताज, एतमाद और कुर्बानी, जिसका मतलब होता है एकता, विश्वास और बलिदान। मैं सुभाष चंद्र बोस और मैं अपने भारतवासियों को ये बता देना चाहता हूं कि भारत की मुकम्मल आजादी अब मुमकिन है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, मां आहुति चाहती। आप सभी ने स्वतंत्रता के लिए बहुत त्याग किया, परंतु अभी भी अपने प्राणों की भेंट देना शेष है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर महसूस करें कि मुकम्मल आजादी हासिल करने का ये एक सुनहरा मौका है। दुनिया भर में चल रहे संघर्षों में कई मोर्चों पर हमारा दुश्मन एक के बाद एक हार का सामना कर रहा है। इस तरह हमारा दुश्मन काफी कमजोर पड़ रहा है। हम प्रण लेते हैं कि हम इसका फायदा अपनी मातृभूमि को आजाद करने में उठाएंगे। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों को बता देना चाहता हूं कि भारत में उनके सूर्यास्त का समय आ गया है। मैं जानता हूं बिना हथियारों और आधुनिक सेना के बिना आजादी पाना असंभव है, परंतु मौजूद भारतीयों के लिए आधुनिक हथियार पाकर एक आधुनिक सेना खड़ी करना संभव हो गया है। हमारे अभियान का पहला चरण सफल रहा। हमारे विजयी सैनिक दुश्मन को पीछे धकेलने में सफल रहे। आगे के कार्यों के लिए आप अपनी कमर कस लें। मैं नहीं चाहता कि किसी में भी यहां आजादी का जश्न मनाने के लिए जीने की इच्छा हो, बस एक इच्छा हो, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि आने वाली नस्लों के रास्ते शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो आजाद हिंदुस्तान में जीवे और मरे। दोस्तों,
हमें अपनी आजादी की कीमत अपने खून के रूप में चुकानी होगी, और खून भी एक दो बूंद नहीं बल्कि इतना कि खून का महासागर हो जिसमें हम ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो दें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जय हिंद।